Hello and welcome to PMI's Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 8th November 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is a list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a recently happened landslide at Subansiri Dam project. तो थोड़ा और डिटेल में हम समझेंगे। हमने देखा था कि कैसे सुबनसिरी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट बन रहा है, वहाँ पे लैंडस्लाइड आने के कारण जो मेन टनल है वो ब्लॉक हो गया था। एंड फॉर सम आवर्स सुबनसिरी का जो डाउन स्ट्रीम रीजन है वो पूरी तरह से ड्राई अप हो गया था। ये हम पहले देख चुके हैं। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, डिटेल में थोड़ा समझाया जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू फेस करने वाले स्टूडेंट्स, एपीएससी सीसी इंटरव्यू फेस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स बताई गई हैं कुछ, खासकर जो सिविल इंजीनियर हैं या वो स्टूडेंट्स जो धेमाजी रीजन से हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओवरऑल दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई भी डैम जब बनाना होता है तो क्या क्या प्रोसेस अपनाया जाता है वो जरा पहले समझते हैं। फॉर एग्जांपल सुबनसिरी रिवर के ऊपर डैम बनाया जा रहा था, तो क्या प्रोसेस अपनाया गया। सबसे पहले एक टेम्पोररी डैम या अर्थन डैम जिसको कहा जाएगा वो बनाया गया यहाँ पे। तो वंस अ लोकेशन इज सेलेक्टेड कि यहाँ पे इस एरिया में डैम बनाना है, तो सबसे पहले हमें एक अर्थन बैरियर या टेम्पोररी डैम बनाया हमने, जिससे वाटर को रोका और डाइवर्ट किया। तो पानी को इस टेम्पोररी डैम की मदद से हमने डाइवर्ट किया इस डायरेक्शन में। इसको कहा जाता है डाइवर्जन चैनल या डाइवर्जन टनल, डीटी। और पानी को डाइवर्ट करके थ्रू दीज डाइवर्जन टनल्स हमने यहां से वापस ला करके डाउन स्ट्रीम में मिक्स कर दिया, यानी कि ये वाला एरिया हमने ड्राई अप कर दिया। और ये वाला एरिया ड्राई अप करने के बाद फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक डैम बनाना शुरू किया। डैम में बेसिकली एक बड़ा सा वॉल होता है और वॉल में फिर होल्स होते हैं, सर्कुलर होल्स। और उन सर्कुलर होल्स को ऐसे बनाया जाता है ताकि बाद में जब इस अर्थन डैम को ब्रेक किया जाए तो पानी यहाँ पे इन सर्कुलर होल्स के थ्रू एक चैनलाइज्ड फॉर्मेट में निकले। इसको हम लोग कहते हैं स्पिल वाटरवेज। तो पानी को हमने एक बार के लिए यहाँ ड्राई अप कर दिया और यहाँ से डाइवर्जन टनल के थ्रू लोअर स्ट्रीम में मिलाया और फिर यहाँ पे बड़ा सा डैम बनाया विथ लॉट ऑफ स्पिल वाटरवेज। स्पिल वाटरवेज मतलब गेटेड होल्स, गेटेड होल्स इस तरीके के। लेकिन सिर्फ ये बनाने से काम नहीं होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके अलावा एक और पैरेलल चैनल बनाना होगा इस तरीके का। ये जो पैरेलल चैनल होगा, यहाँ पे आगे जाकर के हम लोग पावर हाउस बनाएंगे। पावर हाउस में होता क्या है, एक टरबाइन लगा रहता है जो इस वाटर मूवमेंट की मदद से घूमेगा। और टरबाइन जब वाटर मूवमेंट की मदद से घूमेगा तो वो वाटर की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से एक चैनल यहां बनाया गया। जब ये दोनों चैनल तैयार हो गए, ये स्पिल्ड वाटरवेज का चैनल तैयार हो गया और ये सर्ज टनल तैयार हो गया, तो फिर इस डाइवर्जन टनल को बंद कर दिया जाता है। मुद्दा यह है कि ये डाइवर्जन टनल टेम्पोररी पर्पस से बनाया जाता है कि जब तक ये दोनों तैयार ना हो जाए तब तक रिवर का पानी इधर से गुजरे। जब ये दोनों तैयार हो जाते हैं, ये स्पिलवेज एंड दिस सर्ज टनल, तो फिर डाइवर्जन टनल को बंद कर दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि ये डाइवर्जन टनल तो टेम्पोररी था, कंस्ट्रक्शन टाइम में था, बाद में इसको बंद कर दिया गया। अब मान लीजिए कि हमें इस एरिया से वाटर का फ्लो बढ़ाना है ताकि टरबाइन जल्दी जल्दी घूमे, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे स्पिलवेज को थोड़ा सा ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये गेटेड होल्स हैं और इन गेटेड होल्स को थोड़ा सा बंद कर दिया जाएगा। तो फिर पानी इस एरिया से ज्यादा मूव करेगा। इस एरिया से जब वाटर ज्यादा मूव करेगा तो यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी।
मान लीजिए जब कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है या ओवरऑल वाटर का डिस्चार्ज ज्यादा है, स्पेशली इन द समर टाइम आफ्टर मॉनसून, तो पानी का डिस्चार्ज ज्यादा है तो यहाँ गेटेड होल्स को ज्यादा ओपन कर दिया जाता है ताकि यहाँ से ज्यादा पानी निकले और यहाँ पावर हाउस पे प्रेशर कम बने। तो मुद्दा ये है कि ये जो दो हैं यही है मेन डैम एंड पावर हाउस। डैम जहाँ पे बनाया जाता है उसकी मदद से पानी को डाइवर्ट किया जाता है और डाइवर्ट करके यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। बट जब तक ये दोनों तैयार नहीं हो जाते तब तक एक डाइवर्जन टनल रखा जाता है ताकि पानी पैरेलल तरीके से फ्लो होते रहे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता रहे। सुबनसिरी डैम प्रोजेक्ट बनाने के दौरान हुआ क्या है, बिल्कुल लास्ट फेज में इस एरिया में कहीं पे आया है लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड आने के कारण ये डाइवर्जन टनल ब्लॉक हो गया था। और डाइवर्जन टनल ब्लॉक होने के कारण पानी जो है इस एरिया में जमा हो रहा था, और ये लंबे समय तक अगर पानी इस एरिया में जमा होता रहता तो फिर क्या होता, नेचुरल तरीके से दिस वाटर वुड ब्रेक द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन फॉर्चुनेटली इस चैनल को ओपन कर दिया गया विद इन 12 आवर्स। तो 27 अक्टूबर को यह हुआ कि लोअर प्रोजेक्ट सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट फ्लो डाउनस्ट्रीम वाज हाईली रिड्यूस्ड समवेयर क्लोज टू 5 to 10 क्यूबिक मीटर्स। यहाँ पे पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो 5 से 10 क्यूबिक मीटर तक गिर करके आ गया था, जबकि नॉर्मली मिनिमम अभी तक जो फ्लो रिकॉर्ड किया गया है मिनिमम वो 1979 में विंटर के टाइम में रिकॉर्ड किया गया था, दैट वाज 188 क्यूबिक मीटर। तो 188 वाज मिनिमम, हाईएस्ट तो वो 300-400 तक भी जा सकता है। वो घट करके 5 से 10 क्यूबिक मीटर हो गया था, पानी बिल्कुल ड्राई अप हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि एक लैंडस्लाइड हुआ इस रीजन में, यहाँ पे कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ और ये पूरा का पूरा डाइवर्जन टनल ब्लॉक हो गया। लेकिन ब्लॉकेज को 12 घंटे में क्लियर कर दिया गया। अगर ये ज्यादा लेट होता तो आई टोल्ड यू कि दिस एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर वुड हैव बीन ब्रोकन अप। अभी ये मिस्टेक हुआ क्यों? जो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है एनएचपीसी, माना जा रहा है कि उससे मिस्टेक हुआ है। एनएचपीसी ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो भारत सरकार की एक बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून की मदद से बनाया गया है, इस बॉडी के लगातार सजेशंस को नेग्लेक्ट किया है। एनएचपीसी को बार बार सीईए एक सजेशन भेज रही थी, या आप कह सकते हैं केवीएट भेज रही थी, कि जिस एरिया में आप ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहां पे लैंडस्लाइड आ सकता है, क्योंकि जो आपने डाइवर्जन टनल्स बनाए हैं ये स्टेबल नहीं है। तो प्रॉब्लम वाज रिगार्डिंग द स्लोप स्टेबिलिटी। अभी डाइवर्जन टनल है तो इनका स्लोप भी होगा, इनकी स्लोप स्टेबिलिटी नहीं है। दैट वाज अगेन एंड अगेन रिमाइंडेड बाय सीईए टू एनएचपीसी, बट एनएचपीसी इग्नोर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ सीईए, और उसका नतीजा ये हुआ कि पहले भी छोटे मोटे यहाँ पे लैंडस्लाइड आ रहे थे, बट हाल फिलहाल में 27 अक्टूबर को एक मेजर लैंडस्लाइड आया दैट डिलेड द प्रोजेक्ट फॉर अबाउट 6-7 months मोर। तो ओवरऑल द प्रॉब्लम कुड बी एट्रीब्यूटेड टू नेग्लेक्ट ऑफ एनएचपीसी as far as recommendations और warnings sent by CEA। इसको अलग अलग जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड नेग्लिजेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, एथिक्स पेपर में excessive emphasis on developmental projects while neglecting environmental concerns, इन सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरव्यू कैंडिडेट्स को भी ये बातें ध्यान में रखनी है। तो सारा मामला जो है स्लोप स्टेबिलिटी का है, जिसको ध्यान में नहीं रखा एनएचपीसी ने। टॉपिक से रिलेटेड ये एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, और इसी क्वेश्चन की मदद से एक बार जरा आप मैप को पलटिए, तमाम रिवर्स को देखिए, आसाम और अरुणाचल बाउंड्री पे जो रिवर है, और उसकी मदद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। So that will help you in recalling these rivers if such question comes in the exam. The next article is about Deep Ocean Mission. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. डीप ओशन मिशन भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है इन लाइन ऑफ ब्लू इकोनॉमिक्स। ब्लू इकोनॉमिक्स होता है इनिशिएटिव्स इन ऑर्डर टू मेक सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ओशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे फिशेज हों, चाहे एनर्जी जनरेशन हो बिकॉज ऑफ टाइडल एनर्जी, चाहे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओशन,
ये सारी चीजों को अगर सस्टेनेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट किया गया फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देन सच इनिशिएटिव्स आर नोन एज ब्लू इकोनॉमिक्स। भारत सरकार का एक मिशन है डीप ओशन मिशन, विच एम्स एट यूटिलाइजिंग ब्लू इकोनॉमिक्स ऑन द लार्ज कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत का कोस्ट 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो उसको पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करने के लिए we have started deep ocean mission, where focus will be on sustainable use of oceanic resources. ये इनिशिएटिव डीप ओशन मिशन हैज बीन ब्रॉट अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। 5 साल के लिए प्रोजेक्ट चलेगा, 2021 से 2026 तक। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PMSTIAC, ये एक एडवाइजरी बॉडी है दैट डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू प्राइम मिनिस्टर। इस एडवाइजरी बॉडी ने 9 मिशन सजेस्ट किए हैं भारत सरकार के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें से एक मिशन है डीप ओशन मिशन, तो ये भी याद रखना है आपको। अगर डीप ओशन मिशन के मेन कंपोनेंट्स देखें कि इसमें क्या क्या एरियाज में काम होगा, तो इसमें कुछ ओशन रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे काम होगा, जैसे डीप सी माइनिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करने पे फोकस है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मैन्ड सबमर्सिबल, तो एक किस तरीके का सबमर्सिबल बनाया गया। सबमर्सिबल मतलब पानी के अंदर डूब सकने वाला एक इक्विपमेंट। मैन्ड सबमर्सिबल है मतलब इसके अंदर लगभग 3 लोग जा सकते हैं डीप ओशन के अंदर, लगभग 6,000 मीटर डेप्थ तक। तो ये भी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। ये बड़ी टेक्नोलॉजी है, कठिन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जैसे जैसे पानी के नीचे जाते जाते हैं प्रेशर काफी ज्यादा होता जाता है। सो फॉर दिस वी नीड टू हैव अ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है अंडर डीप ओशन मिशन। और इसके अंतर्गत ये मैन्ड सबमर्सिबल बनाया गया है जिसका नाम है मत्स्य 6,000। मत्स्य 6,000 इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये 6,000 मीटर डेप्थ यानी कि 6 किलोमीटर डेप्थ तक जाएगा ओशन को। इसमें 3 साइंटिस्ट को, मरीन साइंटिस्ट को 6 किलोमीटर डेप्थ तक ले जाया जा सकता है। दिस मत्स्य 6,000 हैज बीन डेवलप्ड एज ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ NIOT एंड इसरो। उसके अलावा ये तो हो गया टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड डेवलपमेंट। जब एक बार हमने डीप सी माइनिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, देन फोकस विल बी ऑन एक्चुअल एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स फ्रॉम द ओशन सरफेस। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मतलब अलग अलग मेटल से बने वाले नोड्यूल्स। तो यहाँ पे क्रिटिकल अर्थ मेटल्स हमें मिल सकते हैं। उसके अलावा metals like iron, manganese, nickel, cobalt, copper could be found together, which is known as polymetallic nodules। माना जा रहा है कि अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया और एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स करने लगे फ्रॉम आवर कोस्टल रीजन, देन ऑल आवर मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज पर्टिकुलर मिनरल्स वुड बी फुलफिल्ड विथ हेल्प ऑफ दीज एक्सट्रैक्शन। उसके अलावा एनर्जी सेगमेंट में काम किया जा रहा है, तो टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने पे फोकस किया जाएगा अंडर डीप ओशन मिशन, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर सेटिंग अप ए डीसैलिनेशन प्लांट। तो डबल काम होगा, टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे सलाइन वाटर ऑफ ओशन को कन्वर्ट करने के लिए इन फॉर्म ऑफ पोटेबल वाटर, तो डीसैलिनेशन प्लांट लगाया जाएगा। उसके अलावा डीप ओशन मिशन विल आल्सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशन बायोडाइवर्सिटी। तो ओशन के ऊपर कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है, ये भी डीप ओशन मिशन स्टडी करेगा। अब डीप ओशन मिशन के अपने खुद के बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतना डेप्थ में हमें एक्सट्रैक्शन करना है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, तो उसके लिए हमें बहुत हाई एनर्जी पावर चाहिए होगा। इतने डेप्थ में ओशनिक प्रेशर विल बी एक्सट्रीमली हाई, 10,000 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। कोई भी इक्विपमेंट बुरी तरह से टूट सकता है अंडर सच एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ प्रेशर। विजिबिलिटी होगी नहीं नीचे क्योंकि वहां पे सनलाइट पहुंचता नहीं है। इक्विपमेंट डिजाइन हैज टू बी वेरी रोबस्ट अंडर वाटर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट कोरोजन, सैलिनिटी, टेम्परेचर वेरिएशन एंड ऑल। और इतने डेप्थ में इस सारे इक्विपमेंट्स को मैनेज करना is also very difficult. Remotely operated vehicles are also there, and all such vehicles have to be managed properly. That is also going to be a challenge.
इसी कारण से इसरो जो इस पूरे प्रोजेक्ट में डीप ओशन मिशन में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को असिस्ट कर रही है, उसने कहा है कि दिस डीप ओशन मिशन इन मैनी मैनर और वेज इज मोर कॉम्प्लेक्स देन चंद्रयान और एनी मिशन इन द स्पेस। इसरो ने कहा है कि ये यार एक अलग कहानी है। स्पेस में जाना फिर भी आसान है, लेकिन ओशन के डेप्थ में जाकर के पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालना कठिन है। अब डीप ओशन मिशन इज तो इंडिया का मेन इनिशिएटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लू इकोनॉमिक्स, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं भारत के ब्लू इकोनॉमिक्स के डायरेक्शन में, वो जरा देखते हैं। इंडिया ने नॉर्वे के साथ मिलकर के एक टास्क फोर्स बनाया है ऑन ब्लू इकोनॉमिक्स, सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत इंडिया अपने सारे कोस्टल पोर्ट्स को डेवलप कर रहा है, और पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के अलावा उनका रोड एंड रेलवे कनेक्टिविटी डेवलप किया जा रहा है अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। That is also an initiative under Blue Economics. O Smart Initiative, that is India's program for sustainable utilization of oceanic resources. शॉर्ट में इसको कहा गया ओ स्मार्ट। पीएम मत्स्य संपदा योजना, जिसमें फिशिंग कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाएगा फॉर इंक्रीजिंग देयर फिशिंग आउटपुट। इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, जोन मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें हैं इनिशिएटिव्स अंडर ब्लू इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, व्हाट इज डीप ओशन मिशन, ये तो आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे। ऑल्सो हाईलाइट द एसोसिएटेड टेक्निकल चैलेंजेस, ये भी आप जवाब दे पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैव डन सो फार। कंक्लूजन में आप कुछ लिख सकते हैं कि कंसीडरिंग द चैलेंजेस, हाई प्रेशर, कोरोजन एंड ऑल, बायोमिमिक्री कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चैलेंज फर्स्ट। बायोमिमिक्री क्या होता है? इंसान जैसा रोबोट बनाना पहले, और उसको पहले वैसे इन्वायरमेंट में भेजना, और उसके ऊपर होने वाले सारे इम्पैक्ट को स्टडी करना, उसको कहा जाता है बायोमिमिक्री। तो भारत का जो इसरो का गगनयान मिशन है, जिसमें स्पेस के अंदर एस्ट्रो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, तो गगनयान मिशन से पहले एक इस तरीके का रोबोट जिसका नाम है व्योम मित्र, उसको भेजा जा रहा है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बायोमिमिक्री। सिमिलरली बायोमिमिक्री कैन बी practiced in deep ocean mission before sending actual Matsya 6000 with 3 scientists. उसके अलावा एडिशनली टेक्नोलॉजीज लाइक सोनार एंड लीडर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू हैव कनेक्टिविटी इन लॉन्ग डिस्टेंस। तो यही बातें यहाँ लिखी हैं। डीप ओशन मिशन प्रोजेक्ट फॉर ब्लू इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इट इज वन ऑफ द 9 प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन काउंसिल। इसके कंपोनेंट है 4, टेक्नोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, टाइडल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डीसैलिनेशन प्लांट, एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशन बायोडाइवर्सिटी। चैलेंजेस तमाम हैं। ओशनिक प्रेशर एक मेजर चैलेंजेस है, इसको एड्रेस करने के लिए बायोमिमिक्री का इस्तेमाल किया जाए। रिमोटली ऑपरेटेड सिस्टम, इसके लिए सोनार और लीडर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए। ये सब हम लोग कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ब्लू इकोनॉमिक्स इनिशिएटिव और भी हैं इंडिया के, इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स, सागरमाला, पीएम मत्स्य, ओ स्मार्ट एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट पूसा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत की जो डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने वाली प्रीमियर एजेंसी है डीआरडीओ, उसने एक इनिशिएटिव लिया है प्रोजेक्ट कुसा। प्रोजेक्ट कुसा के अंतर्गत हमारे देश के अंदर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया जाएगा। एयर डिफेंस सिस्टम कैसा होता है? जहां पे मिसाइल्स डेवलप किए जाते हैं सरफेस टू एयर इन कोऑर्डिनेशन विथ अ रडार। तो रडार क्या करेगा? कोई इनकमिंग एनिमी मिसाइल को टारगेट करेगा। इनकमिंग एनिमी मिसाइल को सबसे पहले रडार स्पॉट ऑन करेगा, और फिर वो ऑन कर देगा ऑटोमेटिक तरीके से अपना एयर डिफेंस मिसाइल सरफेस टू एयर, जो जाकर के इनकमिंग एनिमी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरीके का एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए डीआरडीओ ने इनिशिएटिव लिया है प्रोजेक्ट कुसा। अभी तक एयर डिफेंस के लिए हम लोग मेनली डिपेंड कर रहे हैं इंपोर्ट्स पे, जैसे हमने रसिया से मंगाया है S-400 ट्राइम्फ मिसाइल, फाइटर वगैरह, ये सब हम मंगा रहे हैं इसराइल से। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट कुसा है, इट विल डेवलप एयर डिफेंस मिसाइल इन लाइन विथ S-400 ट्राइम्फ मिसाइल सिस्टम ऑफ रसिया या आयरन डोम सिस्टम ऑफ इजराइल। वैसे तो हाल फिलहाल में एक बार के लिए हमास ने इजराइल का आयरन डोम सिस्टम फेल कर दिया था, येट आयरन डोम इज कंसिडर्ड टू बी वेरी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। उस लाइन में प्रोजेक्ट कुसा जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा।
उम्मीद है कि कुसा विल डेवलप एन एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें एक सिंगल शॉट से एनिमी के मिसाइल को किल करने की प्रोबेबिलिटी वुड बी एज हाई एज 85%, विच इज वेरी हाई। तो मेंस में कभी मान लीजिए आत्मनिर्भर भारत अभियान पे आप आंसर लिख रहे हो, डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे आंसर लिख रहे हो कि डिफेंस में इंडिया हेवली रिलाई करता है इंपोर्ट पे, वहां पे आप लिख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कुसा इज एन इनिशिएटिव इन डायरेक्शन ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इन डिफेंस सेक्टर। ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू प्रोजेक्ट कुसा। टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Assam trees outside forest rules 2022. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. कुछ डेटा दिए हैं इस आर्टिकल में, उनको देखते हैं। तो असम का जो ज्योग्राफिकल एरिया है दैट इज समवेयर क्लोज टू 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका लगभग 36% लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है एज पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। असम सरकार की इनिशिएटिव है असम ग्रीन मिशन, जिसके अंतर्गत हमारा गोल है कि असम का जो 36% लैंड फॉरेस्ट कवर में है उसको इंक्रीज करके 38% कर दिया जाए इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो उसके लिए लगभग हमें 1568 स्क्वायर किलोमीटर एडिशनल लैंड पे फॉरेस्ट डेवलप करना होगा। और इसीलिए असम सरकार टारगेट कर रही है कि रादर देन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, क्यों ना हम ट्रीज लगाएं आउटसाइड फॉरेस्ट, क्योंकि टारगेट है असम ग्रीन मिशन के अंतर्गत 36% से ट्री कवर को बढ़ा करके, फॉरेस्ट कवर को बढ़ा करके 38% किया जाए, 38%। तो असम गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन मेनली इंक्रीजिंग ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट। उसी डायरेक्शन में इनिशिएटिव है अमृत वृक्ष आंदोलन, जिसमें तमाम सैपलिंग्स बांटे गए। उसके अलावा 3,22,000 सैपलिंग्स एक साथ लगाए गए हैं। और दूसरा इनिशिएटिव है असम सरकार का असम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट सस्टेनेबल मैनेजमेंट रूल्स 2022। ये दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं उससे ओवरऑल असम ग्रीन मिशन का टारगेट पूरा करने में तो मदद मिलेगा ही, उसके अलावा जो वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं असम की, फर्नीचर, प्लाईवुड, विनियर, इन सबको भी मदद मिलेगा, तो इकोनॉमी को भी फायदा मिलेगा। असम का जोग्राफिकल एरिया ये है, उसका 36% लैंड फॉरेस्ट है। असम गवर्नमेंट का जो ग्रीन मिशन है उसका टारगेट है 36 से 38% करना इन 5 ईयर्स। इसके लिए ये दो इनिशिएटिव हैं, अमृत वृक्ष आंदोलन एंड असम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एंड दिस विल हेल्प इन सपोर्टिंग वुड बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ असम ऑल्सो। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था ऑपरेशन ऑल क्लियर, इंडिया भूटान से रिलेटेड है, लूसी मिशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।